डॉक्टर लक्ष्मीकांत चावला जी, प्रोफेसर से राजनीति की बेबाक और बेदाग यात्रा बिल्कुल वैसे ही श्वेत वस्त्रों की तरह जैसे ये धारण करती हैं। आज भी 48 गज के मकान में रहते हुए बेहद सादगी से जीवन व्यतीत करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार तथा भारत के प्रसिद्ध प्राचीन दुर्गियाना मंदिर के अध्यक्ष हैं। किसी प्राचीन भारतीय मंदिर की प्रथम पीठाध्यक्ष बनी। इसके लिए इन्होंने महिलाओं के हित के लिए 30 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी कलम के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास करती रहती हैं। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि सरफिरे लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, जो हम मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। इनके घर के आगे कई बार बम विस्फोट हुए। गहरी संवेदनाएं मन में लिए इन्होंने अपने हाथों से अपने ही देश के लोगों की लाशें उठाई। तब इनके पांव और साड़ी तक खून से लथपथ हो जाया करते थे। अपनी जान की परवाह ना करते हुए तथा देश को सर्वोपरि रखते हुए इन्होंने आतंकवाद की खुले रूप से निंदा की। इसलिए ये हमेशा राष्ट्रीय आतंकवाद ग्रुप के निशाने पर रही। इसी वजह से आज भी सरकार द्वारा इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी तथा भारी सुरक्षा दी जाती है। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि फकीर कुछ कहे कि सभी इसी इंतज़ार में रहे, अपनी सादगी में इतनी ताकत रखें कि राजा भी कतार में रहें। आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत चावला जी, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार और अमृतसर के सुप्रसिद्ध मंदिर दुर्गियाना मंदिर की अध्यक्ष भी हैं, जिनका एक अलग ही व्यक्तित्व है, उनकी अलग ही सादगी है, लेकिन साथ में स्पष्टता भी है। आज बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत चावला जी से। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, आपकी जो जर्नी है ये बड़ी विविधताओं की जर्नी रही। हमने देखा कि आप प्रोफेसर से आपने राजनीति का एक खूबसूरत सफ़र तय किया और महिला राजनीतिज्ञ होने के नाते बड़ी ही आपकी ईमानदारी हमने देखी। बड़े बड़े जो नेता हैं वो बहुत आपका सम्मान करते हैं। ये खूबसूरत सफ़र आपने कैसे जिया? देखो, ये तो ईश्वर की दया है, माता पिता के संस्कार हैं और बचपन से ही मैं जिस वातावरण में रही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है और विद्यार्थी जीवन से ही, उससे भी बहुत पहले, जब 5-7 साल की आयु थी तब मुझे एक ही पुस्तक पसंद थी और वह पुस्तक थी जिसमें हमारे देश के क्रांतिवीरों का, शहीदों का वर्णन है। तो वो सारे संस्कार उससे बनते हैं और फिर स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य, उनका स्थान, उनका प्रभाव ये मेरे जीवन पर रहा। और सबसे बड़ी बात, मेरे अध्यापक बड़े अच्छे थे। जो पहली शिक्षा हुई 8वीं तक, उस समय हम रतन भूषण प्रभाकर कहते थे। तो वो जो अध्यापक थे और वो जो स्कूल था, उसका शायद गठन ही, उसका बनना ही केवल भारत की आज़ादी के से पहले और फिर हम तो आज़ादी के बाद दाखिल हुए। तो जितने भी स्वतंत्रता के दिवस, स्वतंत्रता के शहीद, उनके फंक्शन करना और उनकी कहानियाँ सुनाना, तो अध्यापकों का, स्कूल के वातावरण का ये सारा प्रभाव रहा। व्यक्ति तो फिर निमित्त है ना, जैसी ज़मीन मिल गई, जैसा बीज पड़ा, जैसा जल मिला, हवा मिली, उससे बन जाता है। एक और बात बताइए कि मैम, कहते हैं कि नेता की जो चरित्र है और उस चित्त का प्रभाव आपकी जो है आज जनता पर काफ़ी असर पड़ता है और कहते हैं कि आजकल जो पॉलिटिक्स है उसमें अच्छे लोग कम हैं और जाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको देख के लगता है कि नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं राजनीति। नहीं, राजनीति में अच्छे लोग हैं, अब बहुत कम संख्या में। उनका जीना वहाँ मुश्किल है। जब मेजॉरिटी स्वार्थी लोगों की हो गई, जो कुछ भी है सत्ता के लिए है, तो जो लोग नेक हैं उनका जीना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती
जब ये लोग कहते हैं जी मैं तो राजनीति में जाना नहीं चाहता, राजनीति में गंदगी बहुत है, इसका मतलब हम उस गंदगी को फैलाने के नहीं, संभालने का हम नहीं कर रहे प्रयास, इसके लिए जिम्मेवार है। मैं ये कहकर नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती यहाँ गंदगी बहुत है। अगर गंदगी है, मेरे देश में है, मेरे देश की राजनीति में है, तो उसको यथाशक्ति यथा बुद्धि हमें दूर करने का प्रयास तो करना चाहिए। और जितना कड़वा होगा उसमें कोई मीठा मिलता जाएगा तो कड़वाहट कम होगी। ये जो राजनीति से मैं कहूँगी शरीफों का या अपने आप को शरीफ कहने वालों का पलायन है ना, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि आज आपके नलके में पानी कितना आएगा, आटा किस भाव मिलेगा, गैस कितनी मिलेगी, पेट्रोल कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, ये सब तो राजनीति तय करती है। अगर राजनीति हम कुछ परिवारों के लिए, कुछ अरब खरब पतियों के लिए छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। मुझे लगता है आज भी नई पीढ़ी को जो ईमानदारी से देश का काम, राजनीति का काम करना चाहते हैं, उनको एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह की संस्कृति में आना पड़ेगा। और नेचुरली वो रास्ता कठिनाई का है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, और मैं तो लिख कहती हूँ कि ये लोकतंत्र नहीं है हमारे देश में, ये नोट तंत्र है, डंडा तंत्र है, परिवार तंत्र है। अगर इससे मुक्त करना है तो फिर कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई राम प्रसाद बिस्मिल, कोई रानी झांसी, ये देश को चाहिए। बहुत बहुत आपने सही कहा, हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा है। मैम, एक और बात है कि आप पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रही जी, तो उसमें आपने वहाँ की जो दर थी, सेक्स रेशियो बहुत कम थी, उसके लिए आपने बहुत अच्छे काम किए। वो कैसे आपने मैनेज किया इतने? नहीं देखो, ऐसा है, पहली बात होता है जन जागरण, जी, जनता को बताना। लेकिन माता पिता भी क्या करें, जिसके लड़कियां होती है ना 2 3 4, वो बेचारा हो जाता है, आके बड़े दर्द से कहता है जी मेरी तो बेटियां ही बेटियां हैं। ये ठीक है कि बेटियां आज देश की राजनीति के, न्यायपालिका के शिखरों पर पहुंची हैं, सेना में है, अर्धसैन्य बलों में है, पर बेटी पालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। आज देश में बेटियों की जो सामाजिक सुरक्षा है वह नहीं है, कानून बनाने से नहीं आएगी वो। अगर कहते हैं जी हम कोई नाबालिगा से रेप करेगा उसको फांसी दे देंगे, कितनी फांसियाँ हो चुकी हैं अभी पिछले 5 7 10 साल में। जब तक देश के युवकों का, युवतियों का चरित्र नहीं बनेगा, नैतिक शिक्षा देने को तो मानते हैं जी ये तो धर्म की शिक्षा दे दी, हमें धर्म की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। और जिस देश में हम कहते हैं मातृवत पर दारेशु, और जहाँ भगवान राम कहते हैं कि जो किसी भी बेटी को अपनी बेटी की तरह नहीं मानता, ताही वदे कछु पाप न हुई। देखते कितने जो महिलाओं का नग्न प्रदर्शन हो रहा है, विज्ञापनों में हो रहा है, दूरदर्शन में हो रहा है, फैशन मिलों के नाम पर हो रहा है, कामुक तक तो भड़केगी। वो मंच वाली महिलाएं या स्टेज वाली महिलाएं या फिल्म वाली महिलाएं तो घरों में बंद हो गई। कहीं कहीं फिल्म एक्ट्रेस और इन मॉडल्स को सिक्योरिटी मिली है, लेकिन वो जो एक कुभावना, सेक्स को हवा देने की भावना वो जिन लोगों में जाती है, वो तो फिर उसी का शिकार होते हैं ना। कोई पीड़िता होती है, कोई पीड़ा देने वाला होता है, कोई जेल जाता है, कोई आजीवन यातना भोगती है। तो हमारे देश का वातावरण राम और भरत का देश हो, तो अभी इसी सप्ताह में कितनी घटनाएं हुई हैं। पंजाब का तो मुझे पता है, पिता ने पुत्र को मारा है, पुत्र ने पिता को मारा है, पत्नी ने पति को मारा है, और प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 4 लोगों की हत्या की है। जिस समाज में ये होगा, देखिए ये नीति शास्त्र का नियम है कि जो समाज धन को मान्यता देता है वो हर पाप को मान्यता देता है। मैं केवल अपराध की बात नहीं कर रही, पाप की कर रही हूँ। पाप को दंड सरकारें नहीं देती, अपराध को दंड सरकारें देती हैं। यहाँ अपराध भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पाप भी बढ़ रहे हैं। जितना मर्जी हम सशक्त हो जाए, लेकिन वो सशक्तिकरण इतना ही है कि आज भी रात को, शाम को, अंधेरे में अकेले निकलते महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कारण समाज में वासना बहुत बढ़ गई है, और राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। बस एक छोटी सी, अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद ग्रुप है, क्या है आपसे बात करके या आपकी इतनी ईमानदारी से आपने इस सफ़र को जिया, क्या कारण रहा कि वो हमेशा आप उनके निशाने पे रही?
वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नहीं, वो हमारे देश का है। देश का आतंक ये भी तो है, जैसे आज भी है राजनीति के क्षेत्र में, कि जो बात देश के नेताओं को अच्छी लगे वो कहो तो ठीक है। इसी तरह पंजाब में जब खालिस्तान का आंदोलन चला, फिरौतियाँ मांगने, आतंकवाद, भाई यहाँ तक हो गया था आतंकवादियों ने कि ये लड़की मैं उठाऊंगा खालिस्तान बनने के बाद, ये बिल्डिंग मैं कब्जे में लूँगा। तो जो उनको गलत कहेगा, सारा पंजाब आतंकवादी नहीं है। आखिर पंजाब की लड़ाई आतंकवाद की पंजाबियों ने लड़ी है, पुलिस ने लड़ी है, सेना ने लड़ी है, केंद्रीय बलों ने लड़ी है। लेकिन जब तक पंजाब की जनता खड़ी नहीं होगी, हम उसको संप्रदायों में नहीं बांट सकते। हर संप्रदाय के लोगों को उन्होंने मारा, जो राष्ट्रभक्ति की बात करता था, जो अलगाववाद का विरोधी था, और हर संप्रदाय ने उसका विरोध किया। ये ठीक है कि विरोध करने वाले थोड़े थे, पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक पंजाब के ग्रामीण लोगों ने आतंकवाद की छिपे अड्डों की जानकारी, चाहे वो केपीएस गिल साहब थे, उनको नहीं दी, तब तक आतंकवाद से लड़ाई नहीं हो सकी, लड़ाई जीती नहीं जा सकी। तो जो अब पंजाब के बड़े लोग हैं, केपीएस गिल, रिबेरो साहब, बेअंत सिंह, तो शिकार भी हो गया आतंकवाद का। 25,000 लोग मारे गए, नागरिक लोग 25 और सुरक्षाकर्मी 4,000 से ज़्यादा। तो जो गलत को गलत कहेगा, उसके विरोधी तो ज़्यादा होते ही होते हैं, और कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। एक और कि हमारे युवाओं को एक संदेश दे दीजिए। देखो भाई, युवाओं को संदेश ये है कि जवानी किसको कहते हैं। जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि जिसका खून लाल है, लाल गर्म नहीं है, गर्म का मतलब हर समय गर्मी नहीं, बुराई को देखकर, देश के दुश्मनों को देख करके, हमारे बेटियों, बहनों, कमजोरों, गरीबों के दुश्मनों को देखकर जिसका खून नहीं खोलता, और जो कुछ नया करना नहीं चाहता। नए का मतलब ये नहीं है कि बड़े कपड़े से छोटे कपड़े कर लो, लंबे बाल से बाल कटवा लो, ये नयापन नहीं है। नए का मतलब है अपने देश को सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हमने करना है। और देश के नौजवानों को क्या कहना है, भर भर के जहाज, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, वो भाग रहे हैं, देश कष्ट में है और वो पलायन कर रहे हैं। ये युवकों को पहले यही कहना है, नशे छोड़ो, अपने देश में रहो। अगर हम अपनी मातृभूमि को, माँ को कष्टग्रस्त, रोगग्रस्त, अपराधग्रस्त देखकर बाहर जाएंगे तो हम जवान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जवान वो है जिसका अपने देश का दर्द देखकर, अपने लोगों का दर्द देख करके, जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कोई दुखी है तो इस तरह तड़पो जैसे अपना बच्चा रोता है। ये एक बात है। और एक बात याद रखनी होगी, पंजाबी में कहूँगी, हिंदी में कहूँगी, अपनी भाषा है भली भलो अपनो देश, जो कछु है अपनो भलो यही राष्ट्र संदेश। और पंजाबी में इसको यूं कहूँगी, कौमा दी पत धूम सवाई कौमी रस्म रवाजों, अपने कर दी जुत्ती चंगी ऊपर यहाँ दे ताजों। जिसको अपना देश, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की मिट्टी माथे पर चढ़ाने के लायक लगती है और चढ़ाता है, वही युवक है। अन्यथा तो शरीर है, बाल काले या सफ़ेद से कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या बात है मैम, बहुत अच्छी बात मैम ने कही है कि किसी की आह से अगर आपकी भी आह निकल आती है, वही बात इंसान को इंसान बनाती है। आज मैम ने हमारे साथ ज्ञान की अमूल्य वर्षा की। आशा है कि हमारे युवा, मैंने बहुत सीखा, आशा है कि हमारे युवा और हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखेंगे। शुक्रिया मैम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मानवता, सच्चाई और ईमानदारी की साक्षात मिसाल ये शख्सियत आज के राजनेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और ऐसे नेताओं की आज भी हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। जय हिंद।